सभी श्रोताओं को ममता सिंह का नमस्कार। पूनम जी, आपको भी हमारा नमस्कार। आप सभी श्रोताओं को पूनम त्रिपाठी का नमस्कार। आज जो हमारे विषय हैं सखी सहेली कार्यक्रम में, ये हम अपने श्रोताओं को बता देते हैं। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, तो इस पर चर्चा होगी और हम अपने श्रोताओं से गुजारिश कर रहे हैं कि इस बारे में जो उनकी जानकारी है अपनी टिप्पणी साझा करें विविध भारती के फेसबुक पेज पर www.facebook.com/vbs Mumbai जब टाइप करेंगे तो पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। और पूनम जी, जिंदगी बड़ी अजीब है, कभी ये रुलाती है तो कभी हंसाती है। अगर हम पड़ताल करने चलें तो जिंदगी में हर तीसरा पन्ना दुख का होता है, हर तीसरा चौथा पन्ना उदासी का होता है। ऐसी ही जिंदगी है, सुख दुख के रंगों से मिलकर बनती है जिंदगी। बिल्कुल सही कहा आपने ममता जी। और इसी तरह आज एक और विषय भी है जिसका जो टॉपिक है वो है एकल माँ और बच्चों की परवरिश। और यहाँ पर भी जिंदगी के अनेक रूप हमको देखने को मिलते हैं। तो माँ अपने बच्चों की परवरिश किस तरह से करती है? जब उसके भीतर अवसाद होता है, दुख होता है, तो क्या उसका असर बच्चों पर पड़ने देती है या अपने सारे दुखों को जज्ब कर लेती है? किस तरह से वो बच्चों की परवरिश एक माँ करती है, ये जरूर बताएं हमारे श्रोता। अपनी निजी टिप्पणी भी साझा कर सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, अथाह बारिश हो रही है और ऐसी भीषण कहीं आग लग जाती है, कहीं कुछ बड़ी आपदा होती है और माँ को कहीं अपने गंतव्य तक, अपनी मंजिल तक पहुंचना होता है। ऐसे में उसका बच्चा घर में है या फिर कहीं अड़ोस पड़ोस में छोड़ा है या बेबी सिटिंग में, ऐसे तमाम अनुभव होते हैं माँ के पास परवरिश के दौरान। तो ये बात, अपने अनुभव हमारे श्रोता साझा कर सकते हैं, अपनी बात जो है वो टिप्पणी में साझा कर सकते हैं। इसी तरह से जो विषय है जिंदगी एक पहेली, इस संदर्भ में भी वो अपनी बात हमें लिखकर बताएं सकते हैं। और आज सखी विशेष में है पर्यावरणीविद तुलसी गौड़ा, जिनके बारे में हम बातें करेंगे। और आपको भी अगर कोई जानकारी है तो आप हमें लिख भेजिए उनके बारे में। तो अब क्या करें, अब एक गाना सुनते हैं।
अपना सहारा है ओ माझी रे, अपना किनारा नदिया की धारा है। खुशबू फिल्म का ये गाना था, किशोर कुमार की आवाज थी, गुलजार के बोल थे और राहुल देव बर्मन का संगीत था। और पूनम जी, आज महामारी तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। जी हाँ ममता जी, और कोविड-19 महामारी की अगर हम बात करें तो पूरे देश में हलचल, जो इस महामारी ने हलचल मचा दी थी। और वो एक ऐसा समय था जब सभी लोग हताश थे, परेशान थे, बेचैन थे। हमारे मित्र की बात करें, आसपास जो मित्र थे या परिवार में सब कुछ, सभी पर इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। हमारी अर्थव्यवस्थाएं जो थीं वो भी प्रभावित हुई। बिल्कुल सही कह रही हैं। और महामारी के कारण यहाँ तक कि अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर की भी समस्या आ गई थी, कम पड़ गए थे। एक ऐसा समय था जब सर्जिकल मास्क और हैंड सैनिटाइजर के बिना हम जी नहीं सकते थे। ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो गए थे। इसीलिए 27 दिसंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने महामारी की रोकथाम, तत्परता और सहयोग के महत्व पर जोर दिया और इस दिन को मनाने की घोषणा की। और कई राष्ट्र इसे बहुत महत्ता के साथ इस दिन को विशेष रूप से मनाते क्या, याद करते हैं। भला इस दिवस को कोई मनाएगा क्या? इसको तो एक दुखद और अवसाद के दिन के रूप में याद किया जाएगा, ताकि इस ओर हम सजग रहें, सचेत रहें। और इस जो उस समय आदत डाली थी सैनिटाइजर के उपयोग की, बार बार हाथ धोने की, हस्त प्रक्षालन की, उसको हमें हमेशा रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर लेना चाहिए कि हम जब भी कहीं से बाहर से आएं या कोई ऐसी चीज छूते हैं, सार्वजनिक स्थान पर जाते हैं, तो वहां पर बार बार हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें। बिल्कुल सही बात है। और स्वस्थ रहना तो हर किसी की पहली जवाबदारी होती है। और इसीलिए ये जो दिवस जो बनाया गया था, और जैसे आपने बोला ही कि ये हम सब के लिए थी कि हम एक तैयारी के साथ जुट जाएं। और जो सभी जो देश थे वो भी इस समय पर साथ आ गए थे। और जो संभावित महामारी हो सकते हैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना भी ये जो एक है जो दिवस है, ये एक मंच प्रदान करता है। इसके लिए भी ये दिवस मनाया जाता है। और अब हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम सब इसकी मतलब इस विपत्ति से सबक सीखें जिसने हम सभी को प्रभावित किया था, काफी हद तक प्रभावित किया था कहना चाहिए। और हम ऐसी परिस्थितियों से तब तक नहीं निपट सकते ममता जी जब तक हम एक साथ मिलकर काम ना करें। बिल्कुल। और इस चुनौती भरे माहौल में हमारे जो वैज्ञानिक थे, चिकित्सक थे, उनके लिए बड़ा ही कठिन समय था। और उनके सामने एक चुनौती थी कि क्या कुछ करें कि लोगों की जान बचाई जा सके। तो विज्ञान ने भी चुनौती स्वीकार की और आगे बढ़कर बहुत बड़ा काम किया। हमारे विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने समय रहते वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल की, जिसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा और कोरोना नामक महामारी से हम सब मुक्त हो सके, बच सके। और सुनते हैं एक गाना, फिर और बातें करते हैं। सजन तन का है
तो ये गाना हमारी सखियां और सखा सुन रहे थे। और आज का विषय एक बार दोहरा देते हैं पूनम जी, महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जिस पर हमने चर्चा की और हमें श्रोताओं की टिप्पणियों का इंतजार भी है। जिंदगी एक पहेली, एकल माँ और बच्चों की परवरिश। हालांकि एकल माँ क्या, जब एकल पिता होते हैं तब भी परवरिश में दिक्कत तो आती ही है। तो श्रोता अपनी टिप्पणी साझा कर सकते हैं, अपने अनुभव बता सकते हैं और सखी विशेष के अंतर्गत पर्यावरणविद तुलसी गौड़ा के बारे में हम जानकारी देंगे। और इस समय हम ले रहे हैं एक अंतराल। विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली। ममता जी, जैसे कि हम कोरोना वायरस के बारे में बात कर ही रहे थे, हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि जैसे कि कोरोना वायरस जो है महामारी से पता चलता है कि प्रमुख संक्रामक रोग और महामारियां मानव जीवन पर विनाशकारी प्रभाव डालती हैं, जो दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक विकास पर कहर बरपाती हैं। वैश्विक स्वास्थ्य संकट पहले से ही अत्यधिक तनावग्रस्त स्वास्थ्य प्रणालियों को प्रभावित करने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करने और महिलाओं और बच्चों सहित लोगों की आजीविका और सबसे गरीब और सबसे कमजोर देशों की अर्थव्यवस्थाओं को असंतुलित रूप से तबाह करने का खतरा पैदा करते हैं। तो इस तरह से बातें हो रही हैं। और हमारे एक श्रोता और लिखते हैं कि हमें समय से पहले महामारी से निपटने के लिए इंतजाम कर लेना चाहिए। हम अपने देश के इतिहास को भी जानें तो हजारों साल पहले विकसित हुए जो सिंधु सभ्यता के नगर में की बात अगर हम करें तो इतिहासकारों की माने या अनुमान की बात करें तो महामारी की चपेट में वो आए होंगे, ऐसा उनका कहना है। देखिए पूनम जी, जब महामारी और ये आपदा आई थी तो उस समय कितने लोगों की जाने गई, कितने लोगों को हमने खोया। वहां पर जब किसी की मां नहीं रही, किसी के पिता नहीं रहे, उनका कोई विकल्प नहीं। सारे रिश्तों का कभी न कभी कोई विकल्प हो सकता है, दोस्ती मित्रता, लगता है कि हाँ दूसरे दोस्त, लेकिन माँ पिता का कोई विकल्प नहीं होता है। और एक माँ जब 9 महीने के एक कोख में 9 महीने के कोख में अपने बच्चे को पालती है तो किस तरह से वो पालती है कोख में, उसके बाद जन्म देने के बाद। लेकिन कई बार होता क्या है कि संतान जब बड़ी होती है तो माँ का दामन छोड़कर कहीं दूसरे देश विदेश में चली जाती है और जब मुश्किल के क्षण आते हैं तो संतान अपने माँ को भूल जाती है। तो ये अमूमन हर घर में देखा जाता है। लेकिन जब हम याद करें कि कई बार एकल माँ, अकेली माँ रहकर अपने बच्चे की परवरिश करती है, वो समय कितना ज्यादा कठिन होता है, बहुत चुनौतियों से भरा होता है। कहना चाहिए कि अकेले कोई भी अभिभावक हो, जैसे आपने बोला ही ममता जी की, वो माता हो या पिता हो, अकेले बच्चों की परवरिश करना जो है वो चुनौतियों का सामना करना होता है।
है या बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सी समस्याएं होती हैं, बच्चों के हजारों सवाल होते हैं, तो उन सवालों को लेकर उनके जो महत्वपूर्ण फैसले होते हैं उसे भी आपको अकेले ही लेना होता है। सही सवालों के सही जवाब देना बहुत जरूरी होता है, और कई बार इतने अजीब से सवाल होते हैं बच्चों के कि जिसके सवाल आपके पास नहीं होते, वो खोजना पड़ता है, आपको पढ़ना पड़ता है, और सिर्फ किताबों पे नहीं वो जवाब मिलते हैं, आपको अपने अनुभव के किताब में भी वो जवाब खोजने पड़ते हैं। और अभी कई देशों में हमने देखा है कि पिता माँ की तरह बच्चे को पालते हैं, तो जिम्मेदारी दोनों की ही होती है, लेकिन जब हम तुलना करने जाएं तो जाहिर सी बात है कि माँ की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। अपने देश में फिलहाल अभी यही चलन है कि माँ जब घर में होती है तो सारी जिम्मेदारी को बखूबी निभा लेती है, और जब माँ घर से बाहर जाती है तो वो घर को अपने साथ लिए चलती है, और जहां कहीं दूर देश में बैठी रहेगी तो बार बार अपने बच्चे से बात तो करेगी। अब तो टेलीफोन का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है कि आप एक क्लिक से आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, तो वो चुनौतियां कम हो गई हैं, लेकिन माँ की जिम्मेदारी नहीं कम हुई है। तो जब बच्चे बड़े होते हैं तो हमें क्या कुछ करना चाहिए वो बताना भी बहुत जरूरी है। जी हाँ, और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं ना, तो उनकी दिनचर्या जो है वो तय कर लेनी चाहिए, क्योंकि आप अकेले हैं, आपके साथ कोई सपोर्ट नहीं है। तो कुछ जरूरी अनुशासन, जैसे कि उन्हें ये सिखाएं कि जगह पर जो आप सामान जहां से उठाएं वहां रखें, और छोटी छोटी बातें जैसे कि समय पे घर आना, स्कूल से घर आना है, आके उन्हें फोन पर जानकारी देना है, कहीं वो बाहर जा रहे हैं तो वापस आने का भी समय तय होना चाहिए, और उनके दोस्तों की लिस्ट, उनके फोन नंबर आपको पता होने चाहिए। अगर वो ट्यूशन भी जा रहे हैं तो कितने बजे जाएंगे और कितने बजे तक वो घर लौटेंगे, ये सारी जानकारियां जो होती हैं या जो होती हैं वो जो अभिभावक है उनके पास तो होनी ही चाहिए। साथ में उन बच्चों को भी उनको समझाना है कि बच्चे भी इस समय का ध्यान रखें, ताकि माँ बाप जो है, जो एकल माँ बाप है, वो परेशान ना हो। और कई बार माताएं ये सोचती हैं कि अरे हमारा बच्चा है, काम करेगा तो अभी से उससे कैसे काम करवाएं, इतना कठिन मेहनत करेगा तो ठीक नहीं है, तो खुद ही सारा कर लेती हैं, लेकिन वहीं पर वो गलत होती हैं। उनको शुरू से ही जिम्मेदारी सिखाएं। जैसे कि कोरोना टाइम का हमने जिक्र किया, तो उस समय आपने देखा होगा कि घर में आपकी सहायक सहायिकाएं नहीं थी, आपको सारे काम घर के खुद ही करने पड़ते थे, और मतलब बर्तन धोने से लेकर घर की साफ सफाई तक सब कुछ आपको करना था, खाना बनाना। तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग वहां पर भी बच्चों से काम नहीं लेते थे। मैं अपना अनुभव ही बताऊं तो मैंने जब एक हमारी साथी महिला, उनसे हमने कहा कि अभी तो हम जब ऑफिस आते हैं तो हमने अपने बच्चे को सिखा रखा है कि वो अपने नाश्ते का इंतजाम कर ले, उसको क्या करना है वो हम बताते हैं फोन पर, लेकिन वो घर में झाड़ू भी लगा लेता है और पोछा भी लगा लेता है मॉप के जरिए। तो उन महिला को बहुत अचरज हुआ, अरे इतने छोटे बच्चे से आप काम करवाती हैं? तो मैंने कहा अगर नहीं सिखाऊंगी तो फिर भूखा बैठा रहेगा जी, फिर ऐसे गंदे घर में बैठा रहेगा। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप छोटी उम्र से बच्चों को ये सिखाएं। ये भूल जाएं कि इतना छोटा बच्चा अगर काम करेगा, काम जितना करेगा उसका परिमार्जन उतना ज्यादा होगा, उतना ही उसके व्यक्तित्व का निखार और परिष्कार होगा। बिल्कुल। और ममता जी, ये भी देखा गया है कि जो एकल माता पिता होते हैं ना, बच्चों की हर जरूरत को वो पूरा नहीं कर पाते हैं। कई बार होता है, लेकिन इसके लिए वो कभी अपने आप को अपराध बोध ना समझे, मतलब उन्हें ये ऐसा ना लगे कि वो उन्हें महंगे गिफ्ट नहीं दे पा रहे हैं, या बाहर बहुत महंगे महंगे जो कहना चाहिए होटल्स में नहीं ले जा पा रहे हैं। उन्हें अपना जो पर्याप्त समय देकर भी, जब आपके पास समय है, जब आप ऑफिस से फ्री होती हैं, उस समय भी देखकर घर पे बैठ के आप टीवी देख सकती हैं, गार्डन में उनके साथ कुछ गेम जो है आप खेल सकती हैं। और ये भी बताएं उन्हें कि हम आपको इतना ही समय दे पाएंगे, इससे ज्यादा समय नहीं दे सकते हैं, उसी में आपको एडजस्टमेंट करना है। हाँ, ये भी है। और साथ में क्वालिटी टाइम जो होती है ना, कि आप बच्चों को वो दीजिए ताकि बच्चे इस बात से वो
उनको इतना ही चाहिए कि माँ बाप उन पर ध्यान दें, और इतना समय अगर आप देते हैं तो बच्चे खुश ही रहेंगे। और एहसास भी कराएं कि आप अकेली हैं। माँ है तो माँ, अगर पिता है तो पिता, कि आप अकेले हैं। बाकी बच्चों की नकल करते हैं बच्चे कि उनके यहाँ तो मम्मी पापा ऐसे करते हैं, उनके मम्मी पापा हर फ्राइडे को फिल्में दिखाने ले जाते हैं, उनके मम्मी पापा तो हर शनिवार को ले जाते हैं ग्राउंड में खेलने के लिए, 2-2, 3-3 घंटे घुमाने ले जाते हैं। तो ये बातें बताएं कि यहाँ पर हम अकेले हैं और आपकी परवरिश हम अकेले कर रहे हैं। तो धीरे धीरे उनके मन में ये बात बैठे कि आपके प्रति संवेदना पैदा होना बहुत जरूरी है, और इस समय बहुत जरूरी है गाना सुनवाना। सुनते हैं ये गाना। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। शीतल छाया तो दुख के जंगल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। राहों के दिए तेरी दो अखियाँ, तेरी दो अखियाँ, मुझे गीता से बड़ी तेरी दो बत्तियाँ, तेरी दो बत्तियाँ। युग में मिलता, युग में मिलता जो सो मिला है पल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। मैंने आंसू भी दिए पर तू रोई ना, पर तू रोई ना। मेरी निंदिया के लिए बरसों सोई ना, बरसों सोई ना। ममता गाती, ममता गाती रही गम की हलचल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। ये चरण तेरे माँ, ये चरण तेरे माँ। देवता प्याला लिए दर पे खड़े माँ, दर पे खड़े माँ। अमृत सबका, अमृत सबका है इसी गंगा जल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। शीतल छाया तो दुख के जंगल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। ममता जी, जैसा कि विषय है और आज जो है बहुत से कमेंट्स जो है हमारे श्रोताओं ने भेजे हैं, वो लिखते हैं कि एकल माता या पिता के लिए अपने बच्चों की परवरिश कितना कठिन है। उन्हें आए दिन किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये तो बहुत कठिन है। इन समस्याओं के लिए जी, इस समस्या में जो भी स्त्री पुरुष है उनको तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक बार माता अकेले है तो चलेगा, मगर पुरुष अगर अकेला रहा तो बच्चों की परवरिश बहुत कठिन हो सकती है। बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। जरूर कुछ पर्याय ढूंढना बेहतर हो सकता है, क्योंकि ऐसे बच्चे हमेशा
जो है निराश होकर जीवन बिताते हैं। इसलिए जितना हो सके उतना उनका भावनिक विकास के लिए कुछ पर्याय ढूंढ लेना बहुत जरूरी होता है। कई बार क्या होता है कि एकल परिवार इसलिए भी होते हैं, मतलब एकल माँ या एकल पिता, कि आपसी उनके झगड़े होते हैं, आपसी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, तो इसका भी बच्चों पर बड़ा ही बुरा असर पड़ता है। एक श्रोता ने लिखा है कि जब भी बच्चों की बात आती है तो पिता को इग्नोर कर दिया जाता है और माँओं को ज्यादा महत्व दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि बच्चों की परवरिश में माँ का ही ज्यादा योगदान होता है और इसमें पिता की कोई भूमिका नहीं होती है। पिता बनने को लेकर समाज में कुछ मिथक भी प्रचलित हैं, जिनके बारे में आज इस टिप्पणी में हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही इन मिथकों के पीछे छिपी सच्चाई पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल सही फरमाया है कि कतई ऐसा नहीं है कि सिर्फ माँ की ही भूमिका है, पिता की भी उतनी भूमिका है और साथ में पिता की भी जिम्मेदारी उतनी बनती है। लेकिन कई बार माएँ अपनी जिम्मेदारी को बखूबी ध्यान में रखती हैं, लेकिन पिता कई बार अपनी जिम्मेदारियों से विलग भी हो जाते हैं, विमुख भी हो जाते हैं। हाँ, और ममता जी ये भी है कि एकल माता हो या पिता, परवरिश बच्चों की करने में मुश्किल तो आती ही है। हमारे जो श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि जब भी बच्चों की बात आती है तो पिता को इग्नोर कर दिया जाता है, जैसे कि आपने पढ़ लिया शायद ये मैसेज जो है। और भी है हमारे श्रोता जो हैं वो लिख रहे हैं कि एक श्रोता ने तो पूनम जी ये भी लिखा है कि माता पिता पहले 10-10 बच्चों को पालकर अपना कर्तव्य निभाते हैं, लेकिन 10 बच्चे मिलकर माँ बाप को पाल नहीं पाते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है। और जी एक और जो है मैसेज है, एकल माँ और बच्चों की परवरिश, आजकल एकल परिवार हो चुके हैं, माता पिता को बच्चों की परवरिश अकेली ही करनी पड़ती है। पिता अपने कामों में इतना व्यस्त रहता है कि शायद वो बच्चों पर इतना ध्यान नहीं दे पाता। कर भी माता को बहुत सारी चुनौती का सामना करना पड़ता है और बच्चे जरा सी भी परेशान करें तो आजकल माता है उन्हें मोबाइल थमा देती हैं। लेकिन कृपया ऐसा ना करें। आप उनके साथ बैठे उनकी समस्याओं को समझें और उन्हें अपनी व्यस्त जिंदगी से थोड़ा समय दें। तब आपके लिए शायद आपके बच्चे को समझना और परवरिश करना दोनों ही आसान हो जाएगा। पूनम जी, अब एक वक्त है अंतराल का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। विविध भारती से श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली, और हम बात कर रहे थे एकल अभिभावक या एकल माँ के बारे में। तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि एकल माँ और बच्चों की परवरिश की बात करें तो इसका बढ़िया उदाहरण हमारी सासू माँ का है कि हमारी श्रीमती जी जब 1 साल की थी, मतलब शादी के बाद मुझे लगता है इन्होंने लिखा होगा, तब उनके पिताजी का देहांत हो गया, मतलब मेरे ससुर जी का। और मेरी श्रीमती जी से बड़ी 4 बहनें थी, भाई कोई नहीं था। उनकी मम्मी जी यानी मेरी सासू माँ ने आगे की पढ़ाई पूरी करने के बाद टीचर हो गई, कॉलेज में एडमिशन लेकर पढ़ाई पूरी करके पास होने के बाद सरकारी स्कूल में उन्हें नौकरी मिल गई थी। तनख्वाह में घर चलाने के साथ साथ सभी बेटियों की पढ़ाई के बाद उन सभी की शादी उन्होंने करवा दी। आज मेरी सासू माँ इस दुनिया में नहीं है, उनके आशीर्वाद से सभी बहनों का परिवार सुखी है। मतलब इनके कहने का आशय ये है कि उन्होंने अकेले इतनी बड़ी जिम्मेदारी
जिम्मेदारी उठाई और सबको सही जगह पर सेटल करवाया। बात तो बिल्कुल सही है ममता जी। और छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो जैसे कई बार होता है कि आप अकेले हैं, आपका बच्चा आपके साथ है, तो कई बार अपने आप को, अपने काम को भी सराहना देना चाहिए। यानी कि कोई नहीं है आपकी प्रशंसा करने के लिए, तो अपने किए हुए काम की तारीफ आपको खुद करनी पड़ेगी, आपके बच्चे के काम की तारीफ आपको करनी पड़ेगी। तो हर रात जब आप खाने पे बैठते हैं तो दिन भर की जो भी अच्छी बातें हैं उसकी तारीफ आप कीजिए और प्रशंसा कीजिए, बच्चे की भी प्रशंसा कीजिए और अपनी भी प्रशंसा कीजिए कि भाई आप तभी, क्योंकि जीवन की नैया आगे बढ़ सकती है। और ये भी करें, अपनी परेशानियां भी शेयर करें। अगर बच्चा थोड़ा सा जब टीनेज होने लगे, किशोर वय, तो समझने लगता है बच्चा आपकी बातें, उस समय उन्हें अब आप अपने बारे में भी बताएं कि आपने क्या क्या परेशानियां उठाई हैं, परेशानियां झेली हैं, और अपनी तनख्वाह के बारे में भी बताएं, ताकि बच्चे की जो अतिरिक्त डिमांड होती है, मांग होती है, वो सीमित रहे। वरना कई बार हमने देखा है कि माँ या पिता ये कहते पाए जाते हैं कि हमने जो दुख झेला है वो हम अपने उसकी आंच बच्चों पर नहीं आने देना चाहते हैं, बच्चों को वो दुख नहीं देना चाहते। ऐसे में क्या होता है कि आपका बच्चा बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो जाता है, बहुत ज्यादा मांग करने लगता है, तो फिर वो एक नई तरह की मुसीबत आपके सामने आ खड़ी होती है। तो इसलिए ममता जी एक चीज और कर सकते हैं कि आप जैसे ही अगर कोई आपके आस पड़ोस में है, जैसे एकल अभिभावक कोई है, तो उनसे आप अपनी दोस्ती बढ़ा सकते हैं। साथ में ऐसे परिवार के साथ आप मिलजुल कर कुछ गार्डन जा सकते हैं या कुछ क्रियाकलापों में, गतिविधियों में आप जुड़ सकते हैं, ताकि बच्चा जो है बाकी लोगों को देखकर जो है वो डिमांड नहीं करेगा जो वो करना चाहता है। मतलब उसको लगेगा कि नहीं, कि ऐसे लोग भी हैं और ऐसे लोग भी खुश रह सकते हैं। बिल्कुल, कहीं जैसे पड़ोस के लोग घूमने जा रहे हैं तो उनके साथ अपने बच्चे को भेज सकते हैं अगर आपके पास वक्त नहीं है, या फिर आप भी उनमें शामिल हो सकते हैं। तो छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटी छोटी खुशियां होती हैं जो आपके बच्चों को भी जरूरत पड़ती है देना, और जिम्मेदारी भी बनती है। एक श्रोता ने लिखा है कि माँ का प्यार आंखों से झलकता है पर पिता का आत्मा से। पिता को सारा दिन काम करना पड़ता है, सारे दिन बच्चों के साथ ही माँ रहती है, और पर बच्चे कदर नहीं कर पाते हैं। इन्होंने शायद ये लिखा है कि जब माँ पिता अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं लेकिन बच्चे एक समय के बाद वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि एकल माता पिता के लिए परवरिश कितना ज्यादा कठिन है, उन्हें आए दिन किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये तो बहुत ही कठिन है। इस समस्या में जो भी स्त्री पुरुष है उनको तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और एक बार माँ अकेले है तो चलेगा, लेकिन पुरुष अगर अकेला है तो उन्हें ज्यादा जूझना पड़ता है, क्योंकि जो घरेलू जिम्मेदारियां होती हैं अमूमन माएँ बड़ी कुशलता से निर्वाह कर लेती हैं उसका, और पिता उसमें चूक जाते हैं। इसलिए पिता कई बार असफल भी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा हम निर्णय नहीं दे सकते हैं, ऐसा संख्या में हम बंटवारा भी नहीं कर सकते। माता पिता दोनों की भूमिका अलग अलग होती है, और हाँ ये जरूर है कि जब एकल अभिभावक होते हैं तो उनकी भूमिका बहुत ज्यादा हो जाती है, उनके लिए चुनौती बहुत बड़ी हो जाती है। बिल्कुल, और ये सारी बातें तो हैं ही। और अगर हम बच्चों को अपनी हर काम में शामिल करेंगे ना ममता जी, जैसे तो उन्हें स्वतंत्रता देंगे, अगर तो उन्हें अपनी क्षमता का एहसास कराएंगे, तो भी आप अपनी जिंदगी जो है बहुत अच्छे से आप निभा सकते हैं और बच्चों की जिम्मेदारियां भी आसानी से निभ जाएंगी। तो बचपन से ही अगर बच्चे स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम हैं और उनको आप अपने काम में शामिल करते जा रहे हैं, उनकी अपनी भावनाएं जैसे व्यक्त कर रहे हैं, तो बच्चे सीखेंगे कि कैसे किस तरह से जीवन को जीना है, और ये सबसे बड़ी बात होती है। जी, और इस समय अब हम क्या करें, गाना सुनते हैं। क्या हंसी सितम तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया। क्या हंसी सितम तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया।
और अब हम उस पड़ाव पर आ गए हैं जहां हम सखी विशेष की चर्चा करते हैं। और आज हमने अपने श्रोताओं को बताया कि पर्यावरणविद तुलसी गौड़ा के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे। तो बता दें कि तुलसी गौड़ा कर्नाटक राज्य के अंकोला तालुक के होनाली गांव में एक भारतीय पर्यावरणविद के रूप में जानी जाती हैं और उन्होंने 30,000 से भी ज्यादा पौधे लगाए हैं और वन विभाग की नर्सरी की देखभाल वे करती हैं। उनके काम के लिए भारत सरकार और अन्य संगठनों द्वारा बहुत सारे पुरस्कारों से उन्हें पुरस्कृत किया गया है। भारत सरकार ने उन्हें देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया। और उनके जो पेड़ हैं किसी भी तरह के होते हैं, किसी भी प्रजाति की, मातृ वृक्ष को पहचानने की उनकी क्षमता के लिए उन्हें जंगल का विश्व कोश के रूप में उन्हें जाना जाता है। कितनी बड़ी बात है ना। वाकई। और ये इनका जो जन्म है वो 1944 में होनाली गांव के परिवार में हुआ था। और तुलसी जी का जो जन्म है एक जरूरतमंद परिवार में हुआ था और जब वो 2 साल की थी ना तभी उनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। उन्हें बचपन से ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उन्होंने अपनी माँ के साथ दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम किया। उन्होंने कभी औपचारिक शिक्षा नहीं ली। बहुत ही कम उम्र में उनकी शादी भी कर दी गई थी। लेकिन कर्नाटक वानिकी विभाग में तुलसी जी ने जो है वो बीजों की देखभाल करती थी और अपनी माँ के साथ नर्सरी में लगभग 35 सालों तक दिहाड़ी मजदूर के रूप में उन्होंने काम किया। और नर्सरी में अपने समय के दौरान उन्होंने भूमि के जो पारंपरिक ज्ञान का जो है उपयोग करके वन विभाग के वनीकरण प्रयासों में जो है उनका योगदान रहा। उन्होंने योगदान दिया। साथ ही पौधे लगाने के साथ साथ उन्होंने शिकारियों और जंगल की आग को वन्य जीवों को नष्ट करने से रोकने के लिए भी कई काम किए हैं। और उन्होंने अपनी माँ के साथ जो नर्सरी में काम किया ना, तकरीबन 35 बरस तक दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम किया, जब तक उन्हें संरक्षण की दिशा में उन्हें ये पता नहीं चल गया कि अब इनका काम पुख्ता हो गया, तब तक उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। और वनस्पति विज्ञान के ज्ञान के लिए एक स्थायी पद की पेशकश जब तक नहीं की गई तब तक वे वहां काम करती रहीं। और उन्होंने 70 बरस की उम्र में सेवानिवृत्ति से पहले 15 वर्षों तक इसी स्थायी पद पर नर्सरी में काम किया। और अपने समय के दौरान उन्होंने भूमि के पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करके वन विभाग को अपने प्रयासों से बहुत बड़ा योगदान दिया। पौधे लगाने के साथ साथ उन्होंने, आपने बताया भी कि शिकारियों को भी उसका विरोध भी किया कि जो वन्य जीव हैं उन्हें मारा न जाए, उसकी सुरक्षा भी की। तो एक तरह से वन्य जीवों की रक्षा की, दूसरी तरह से उन्होंने जंगल की सुरक्षा की, पेड़ पौधों की सुरक्षा की। और इसी तरह जो तुलसी जी हैं वन विभाग में काम करते हुए उन्हें लगभग 60 साल तक से अधिक समय तक उन्होंने वहां काम किया। जंगल और उसके पौधों के बारे में जैसे उन्हें ज्ञान था, तो जो लोग थे उन्हें जंगल के विश्वकोश के नाम से जानते थे। साथ ही उनके जो जनजाति के जो लोग थे ना, उन्हें जो है वो प्यार से जो बोलना चाहिए कि उन्हें, क्योंकि उन्हें इतनी जानकारी थी वन्य जीवों की और वो वनों के बारे में जानती थी, पौधों के बारे में जानती थी, इसलिए उनके जो जनजाति के लोग हैं उन्हें प्यार से बहुत तरह के नाम उन्हें दिए। उनमें से कई नाम तो है भी और कई बहुत से ऐसे नाम। एक पुरस्कार जो खास तौर से उन्हें, जिस पुरस्कार से नवाजा गया 1986 में, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार, और जिससे उन्हें, इस पुरस्कार से उनका नाम भी बहुत हुआ और बंजर भूमि के विकास के लिए तमाम व्यक्तियों को उन्होंने जोड़ा। एक संस्था तैयार की जिस संस्था से तमाम व्यक्तियों को जोड़ा जो कि जंगल की सुरक्षा करें और वन्य जीवों की सुरक्षा करें। तो ये ऐसी थी जिन, हम असल में सखी विशेष में हम ऐसी महिला के बारे में बात करते हैं जिससे हमारे श्रोताओं को कोई न कोई प्रेरणा मिले। तो तुलसी गौड़ा एक ऐसी ही शख्सियत है जिनके नाम से हम अपने को प्रेरित कर सकते हैं और लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं कि आपकी निजी जिम्मेदारी भी बनती है कि आप जंगलों, पेड़ पौधों की सुरक्षा करें, वन्य जीवों की सुरक्षा करें। और इस समय हम श्रोताओं को सुनवा रहे हैं ये गाना। सदा
किस तरह की तकलीफें या एकल अभिभावक को क्या दिक्कतें आती हैं बच्चे को पालने में, लालन पालन में उनकी। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी बेटी की सास किसी वजह से अपने पति से अलग हो गई थी। उनके माता पिता ने उन्हें अपने घर बुलाकर पाला। मेरा दामाद 2 साल के रहे होंगे। समाज में छोड़ी हुई औरत का क्या हाल होता है, ये सब उन्होंने झेल कर अपने बेटे को पाला। आज वो मेरे दामाद हैं, बर्लिन में हैं, अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं और मेरी बेटी भी अच्छा काम कर रही है। 2 प्यारी सी बेटियां हैं। अब अपनी माँ का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है वो। एक श्रोता ने लिखा है कि एक किस्सा मेरे सामने हुआ लगभग 28 बरस पहले। बड़ोदरा के सबसे बड़े तालाब में ज्यादा पानी भरने के कारण एक नाव पलट गई थी। इस दुर्घटना में मेरी ऑफिस के एक साथी मित्र की जान गई थी। उनकी विधवा ने अपने एकमात्र बेटे को खूब तकलीफें उठाकर पढ़ाया, परदेश भेजा। आज वो जवान बेटा कुछ बनकर भारत में अपने माँ के पास आया है। दोनों ज्यादा खुश हैं। उस माँ की खुशी का एहसास कीजिए कि उसकी माँ को कितना अच्छा लग रहा होगा। ये वाकई बिल्कुल। और जिंदगी तो है ही ममता जी, उतार चढ़ाव का नाम, कभी खुशी है तो कभी गम है। इसी बात में हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि जिंदगी एक पहेली ही तो है, हम समझ ही नहीं पाते उसे, जबकि वो हर मोड़ पर हमें कई ऐसी बातों से अवगत कराती है कि ये सही है, हम कर लें, पर हम कुछ आलस, कुछ मजबूरी से उसे टालते जाते हैं। फिर वो बड़े रूप में हमारे सामने आ जाती है और जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं। इसलिए हमें जो करना है वो कल पर ना टालें, उसे आज ही कर लेने में समझदारी है। एक श्रोता ने लिखा है जिंदगी के बारे में ही, जिंदगी एक पहेली है, सुख दुख की सहेली है। जब जिंदगी में सुख देती है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जब जिंदगी थोड़ा सा रुला देती है तो हम परेशान हो जाते हैं। उसी समय पर हम खुश तो नहीं हो सकते उस समय, लेकिन ज्यादा परेशान होना भी हमें हानिकारक होता है, हमारे लिए हमें नुकसान पहुंचा देता है। इसीलिए जब जिंदगी में मुश्किल आए तो इस मुश्किल भरी पहेली को सूझबूझ के साथ सुलझाएं। जी। और ऐसे ही हमारे एक श्रोता हैं, वो लिख रहे हैं कि जिंदगी एक पहेली है। ये जिंदगी की उलझने और अनिश्चितता के साथ साथ जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बयां करती है। जिंदगी एक व्यक्ति के जीवन के विभिन्न दौरों या अवस्थाओं को जो है समाहित करने के लिए उपयोग होने वाली एक संज्ञा है, जो आमतौर पर जीवन की व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक अनुभवों को संक्षेपित करने के लिए प्रयुक्त होता है। और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि जिंदगी सेहरा भी है, जिंदगी गुलशन भी है, प्यार में खो जाओगे तो जिंदगी मधुबन भी है। जिंदगी एक पहेली है, जीवन जीने की एक शैली है, सही तरीके से जो जी ले वो सखी सहेली है, जिसकी हर बात निराली है। जिंदगी कैसी है ये पहेली, कभी हंसाए कभी रुलाए। जिंदगी एक सफर है, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जो मिला है जीवन उसे हंसी खुशी से जी लो, क्योंकि जन्म और मृत्यु इस जिंदगी से जुड़े हुए हैं। जीवन में कभी डरना नहीं चाहिए, सर नीचा करके कभी कोई काम करना नहीं चाहिए। जिंदगी के दौरान ऐसे सत्कर्म कीजिए कि आपके जाने के बाद भी जमाना आपको याद करे। और एक और जो है कमेंट्स है हमारे श्रोताओं की, जिंदगी एक पहेली है जिसका उत्तर हर किसी के लिए अलग हो सकता है। ये पहेली हमें जीवन के हर मोड़ पर परेशान करती है, लेकिन साथ ही साथ यह हमें जीने का मकसद भी देती है। जिंदगी की पहेली को समझने के लिए हमें अपने जीवन के अनुभवों को समझना होगा, अपने सपनों और आकांक्षाओं को समझना होगा और अपने जीवन के उद्देश्य को समझना होगा। जिंदगी की पहेली का उत्तर खोजने के लिए हमें कुछ अपने आप से सवाल करने होंगे, जैसे मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं अपने जीवन में क्या बदलाव लाना चाहता हूँ, मैं जीवन में क्या हासिल करना चाहता हूँ। और भी बहुत सी बातें इन्होंने आगे लिखी है ममता जी। तो अब क्या श्रोताओं को एक गाना सुनवा दें। और दरअसल जिंदगी का फलसफा इतना गहन है, इतना गहरा है कि उसके बारे में चर्चा करने चलें तो वक्त कम पड़ जाएगा। लेकिन श्रोताओं ने अपने अपने अनुभव साझा किए हैं। हम उनसे ये भी कह रहे थे कि जिंदगी में क्या कुछ ऐसा घटा जिससे आप कभी उदास हुए, तो जिंदगी की कुछ ऐसी घटनाएं जो आप साझा कर सकते हैं वो भी आप बता सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। तो श्रोताओं ने अपनी अपनी बातें लिखी, इनका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं और गाना सुनते हैं। अगर किसी श्रोता ने अपनी बात लिखी तो हम गाने के बाद उनकी टिप्पणी साझा करेंगे। फिलहाल ये गाना।
पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, जिंदगी कैसी है पहेली हाय। हमारे एक श्रोता ने भी लिखा है कि जिंदगी कैसी है पहेली को अगर हटा दें तो सचमुच जिंदगी के कई पन्ने जुड़ जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि रेशम के धागों की तरह है जिंदगी, एक तरफ उलझन दूसरी तरफ उलझती है जिंदगी। बनते बिगड़ते हालात का हिसाब है जिंदगी, हर रोज एक नया पन्ना जुड़ता है जिसमें वो ही एक किताब है जिंदगी। कभी खुशियां अपार कभी गमों का पहाड़, लम्हों की खुली किताब है जिंदगी। सपनों और सांसों का हिसाब है जिंदगी, कुछ जरूरतें पूरी कुछ ख्वाहिशें अधूरी, इन्हीं सवालों का जवाब है जिंदगी। और ऐसे ही हमारे श्रोता और लिख रहे हैं, जीवन का क्या उद्देश्य है, जीवन का लक्ष्य क्या है, ये रहस्य का विषय है। बहुत से लोगों के भिन्न भिन्न विचार हैं, मतांतर हैं। मानव अपने जीवन में सोचता रहता है और कौन सा मार्ग उत्तम है, लेकिन निर्णय नहीं कर पाता। उसे समझना होगा जगत में ज्ञान और अज्ञान के बीच प्रकृति के कौतिक पहेली की तरह जीवात्मा अविनाशी है, शेष सब कुछ नाशवान है। इस अवधारणा की परख जिसे हो उसे आगे का रास्ता सूझता है। और अब घड़ी की ओर देखिए, अब समय समाप्त हो रहा है। तो आज के सखी सहेली कार्यक्रम का सफर बस इतना ही। सभी को नमस्कार। नमस्कार।